बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। जीके के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, पार्ट वन में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 32 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे विद आंसर और उनकी 360 एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं 32 के बाद जो क्वेश्चन हैं रिमेनिंग, इंशाल्लाह वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह पीपीएससी के तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जनरल नॉलेज इन्वॉल्व होगा, जो जनरल नॉलेज बेस पेपर्स होंगे, उनमें आप ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आपके इंतहाई काम आएंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो काइंडली वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर गलत है या मैं चेंज कर लूँ, तो ताकि इस्लाह होती रहे। किसी के पास भी हतमी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बेस्ट ऑफ नॉलेज के मुताबिक ही वीडियो बनाई जाए। तो चलें आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर तक समंदर की जो है वो सनलाइट जो है पहुंचती है। सूरह नूर में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि समंदर की एक गहराई में एक जो मौज है उसके नीचे जो मौजें हैं वहाँ पे अंधेरा है, कोई भी वहाँ तक देख नहीं सकता। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, और अब ये साइंस की तहकीक है कि 200 मीटर तक जो है समंदर में सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और उसके नीचे बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ पे ऐसे जानदार रहते हैं या तो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हें लाइट की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, उसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर है कि सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वॉज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली इन 1877 में सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है कि लंदन मुस्लिम लीग की बुनियाद कब रखी गई थी, तो ये 1908 में लंदन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। इसके बाद क्वेश्चन है, माय फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। तो इसमें आपने ये अंडरलाइन आई थिंक आई होगा पेपर में, इसलिए आई का पूछा गया है। तो हेयर आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब। मार्स पर पूरी दुनिया ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क जो है उसकी तो कंपनी लगी ही इस पर्पज़ के लिए हुई, लेकिन यूएई ने भी कोशिश की और इन्होंने अल अमल नाम का एक मार्स मिशन जो है वो रेडी किया। डेफिनेटली ये कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने कोशिश एटलीस्ट की थी। इंडिया भी कर चुका है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाम से। अच्छा, इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च बियरर ऑफ द ओलंपिक टॉर्च रैली लेड बाय। तो इसमें जापान का नोमी ओसाका था जिसने आखिरी जो मतलब इवेंट था टॉर्च बियरिंग का, वो उसमें पार्टिसिपेशन की। जुल्फ़कार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन द एरा ऑफ। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में, सिकंदर मिर्ज़ा का आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। अच्छा, इसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो से रिलेटेड बहुत सारी ऑब्जेक्टिव जो हैं पेपर में आती हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। वो काफ़ी सारी हैं। मिसाल के तौर पे कि पीपल्स पार्टी का क़याम कब अमल में आया, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी जो कि 1967 में रखी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो कब तक सदर रहे, तो ये 1971 से लेकर 1973 तक सदर रहे। इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि 1973 का आइन जो है वो पार्लियामेंट ने कब अप्रूव किया, तो वो 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का आइन जो अप्रूव किया गया। सेनेट थी उस टाइम, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, उसने अप्रूव किया। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का आइन पेश कब किया गया, तो 14 अगस्त 1973 को पेश किया गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कैनब कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1972 में, जिसमें कनाडा ने पाकिस्तान की मदद की, जिसके ज़रिए न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान बनाने लगा। फिर एक और क्वेश्चन भी भुट्टो के वाले से आता है कि मिलिट्री कू ज़ियाउल हक का कब मतलब आया, तो ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ जो लगाया था वो जुलाई 1905 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगाया। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी का आगाज़ कब किया, तो बहुत सारे इदारों को नेशनलाइज किया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, और इसका आगाज़ उसने
1972 में किया नेशनलाइजेशन पॉलिसी का। और एक और क्वेश्चन आता है कि कराची स्टील मिल की बुनियाद कब रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो ये 30 दिसंबर 1973 को कराची स्टील मिल की बुनियाद रखी गई। तो देखें, एक दर्जन क्वेश्चन इस एक ऑब्जेक्टिव से हमारे सॉल्व होते हैं। इसलिए ये जो पास पेपर्स हैं इनको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये पेपर अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं अमेरिका के। अच्छा, इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड है, बल्कि एक नहीं 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ही वॉज द 46 डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। और एक और चीज़ है कि यूएसए का प्रेसिडेंट हमेशा जब इस टर्म पूरी होती है तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट 20 जनवरी को ओथ लेता है, हलफ बर्दारी की उसकी तकरीब होती है अमेरिका के अंदर। अच्छा, अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रंप के हवाले से पूछा जा सकता है। ट्रंप जो है वो ये अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो 50वां वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम जेडी वेंस है। जेडी वेंस इज़ द 50th प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसके बाद मार्को रूबियो, ये 72वां सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। और ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बाइडन जो था वो डेमोक्रेट था। अच्छा, इसकी वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो कमाला हारिस से। 40 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि चेंज द नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेटली। ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज लेट, तो ये इंटरोगेटिव है। 6 डेज अरब इसराइल वॉर जो थी वो इसराइल जीत गया था। टर्म एंड टेन्योर ऑफ द सेनेट मेंबरशिप इज़, सेनेट की जो मेंबरशिप की टर्म है वो 6 साल होती है। इसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना तो ऑलरेडी सेनेट चल रही थी और 3 साल उसके पूरे हो चुके थे। और 3 साल जब पूरे हो चुके थे तो फिर मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन मिली, तो 6 साल है। मतलब हर 3 साल के बाद हाफ ऑफ द सेनेट मेंबर्स रिटायर हो चुके होते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेनेट के हवाले से कि सेनेट की तादाद कितनी है, तो इस वक्त सेनेट की तादाद 100 है। और एक और क्वेश्चन, चेयरमैन सेनेट जो है वो सादिक संजरानी साहब हैं। और इसके बाद और डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे मुराद ये है, एक क्वेश्चन जो है इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है कि टर्म एंड टेन्योर ऑफ द सेनेट मेंबरशिप ये 6 साल है। और पाकिस्तान में जो बाई कैमरल सिस्टम है उसके अंदर जो अपर हाउस है वो सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली है। तो ये क्वेश्चन भी आता है और ये भी पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। कोविड की 4 स्टेजेस डिस्कवर हो चुकी हैं। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च हिज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट मराठास। उसके बाद ब्लड इज़ थिकर देन वाटर विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है वो इंडस रिवर है। असल में इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये फिर ख़त्म हो जाता है सिंध में जाके। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड, इसने ज्योमेट्री की बुनियाद रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है 48, इसको हम स्किप करते हैं। 49 है, लाल सुहाना पार्क इस्टेब्लिश इन 1970। अच्छा, इस वर्ड को मोस्टली लोग जो हैं पंजाब के रहने वाले, इस साइड के पंजाबी लोग, वो ख़ास तौर पे मुझ समेत मैं भी इसको गलत ही प्रोनाउंस करता था। तो ये सुहानड़ा नहीं होता, ये सुहाना है, सुहाना, क्योंकि सराइकी के अंदर इस वर्ड को सुहाना बोला जाता है। तो ये मैंने डिस्कवर किया था। उसके बाद 1972 में ये पार्क बनाया गया। बहुत बड़ा पार्क है जिसके अंदर मतलब जानवर कुदरती माहौल में रहते हैं। ख़ास तौर पे जो मतलब यहाँ पे शेर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा हिरन तो बहुत ज़्यादा तादाद में है। और ये बहावलपुर में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इज़ कॉल्ड, इसको इपोक कहते हैं, कि जो हमारी नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसम को रिक्वायर्ड होती है। आप जब भी अपनी ऑक्सीजन बॉडी की ऑक्सीजन चेक करेंगे तो ये 92 से 98 तक आएगी। इससे अगर कम होगी तो फिर आपके अंदर डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और वो नुकसानदेह है। अच्छा, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स equality before the law and equality protection of the law and states that there shall be no discrimination on the basis of gender law। इस ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कि आपको इक्वलिटी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि आप बराबर हैं और कोई तफरीक कोई तासुब नहीं है, आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आप बराबर हैं, इक्वलिटी है। तो ये आर्टिकल 25 है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने हदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था 1979 में। हदूद ऑर्डिनेंस में ये था कि बहुत सारे कवानीन जो कुरान में दिए गए हैं, ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन शुरू की थी, असल में इसको प्रोसेस शुरू किया था। तो उसने हदूद ऑर्डिनेंस, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये कुरान से ही लिए गए थे, जिसमें बहुत सारी मतलब जैसे कि शराब नोशी, रेप, जना बिल जबर, इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई और कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई और फिज़िकल मतलब पनिशमेंट दी गई और बाज़ ऐसे इन क्राइम्स के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सज़ाए मौत भी दी गई। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, ये प्लांट्स और फ्रूट्स की स्टडी को कहा जाता है। ही इज़ इल विद फीवर, इस प्रपोजिशन में वो बीमार है, वो बुखार की वजह से बीमार है। ही इज़ इल विद फीवर। हीगल, हीगल कौन है? हीगल एक जर्मन फ़िलासफ़र है, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। हीगल, थोड़ा सा इसका फोकस मैं सेट कर लूँ। अच्छा, हीगल थॉट प्रोसेस वर बेस्ड ऑन, हीगल का जो थॉट प्रोसेस था, जो उसके डायलेक्टिकल अप्रोच थी, वो थिंकिंग सोच पर और मटेरियल एक्सचेंज इन दोनों पर बेस्ड थी। वर्किंग विद ज़िया, वो किताब लिखी थी के एम आरिफ ने। द टर्म डबल फॉल्ट, ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। और इसके बाद बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। असल में उस वक्त जंग हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान से 1971 में, और इसी चीज़ का इंडिया ने फ़ायदा उठाया और बांग्लादेश में कॉन्स्पिरेसी के लिए बांग्लादेश को अलग किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। कोरल रीफ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कोरल रीफ असल में होता क्या है। व्हाट इज़ अ कोरल रीफ? तो क्वेश्चन नंबर है 63, लेट मी फोकस इट। क्वेश्चन नंबर 63 में कोरल रीफ से मुराद ये है कि ये कुदरती तौर पर चट्टानें पाई जाती हैं समंदर के अंदर ज़ेरे आब, और वहाँ पर एक नेचुरल हैबिटेट रहती है जो उसी इलाके तक महदूद होती है, जिसमें मछलियाँ और समुद्री बाकी हयात होती हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ पाया जाता है। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशल हिस्ट्री, व्हाट डज पीसीओ स्टैंड्स फॉर? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसके तहत जजों को अपॉइंट किया गया था मुशर्रफ दौर में, तो इसलिए इसको पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहा जाता है, और बहुत सारे लोगों की सजाएं भी माफ़ की गई थी। द फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए इज़ लोकेटेड इन बहरेन में है। ये फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए, बहरीन का कैपिटल है मनामा, और ये नेवल फ्लीट है। इससे मुराद ये सबसे बड़ा फ्लीट जो है नेवल फ्लीट, ये बहरीन वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका का। बहादुर शाह जफ़र परेड है रंगून में। इसको ये 1858 में इसकी डेथ हुई थी, 1858 में, और इसको उस टाइम पे बर्मा नाम था, आज म्यांमार है। 1989 में इसका नाम चेंज हो गया था, बर्मा का म्यांमार रख दिया गया। म्यांमार इनका पॉलिटिकल लीडर था बर्मी नेशन का। तो रंगून उस टाइम पे कैपिटल था, अब रंगून कैपिटल नहीं है, अब नेपी दियो है। उसके बाद है स्ट्रेट ऑफ द मलाक्का इज़ मेन शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, स्ट्रेट क्या कहते हैं? स्ट्रेट जो है दो मुल्कों के दरमियान पानी की एक पट्टी होती है जो दो मुल्कों को आपस में जोड़ देती है, तो ये स्ट्रेट होती है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान सबसे बड़ी मलाक्का स्ट्रेट पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 मेंबर स्टेट्स, 28 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन वर फॉर्म्ड अंडर। अच्छा, इसमें नेटो और वाशिंगटन ट्रीटी, इन दोनों के तहत ये मिलिट्री अलायंस बनी थी। वैन नेटो के बारे में बताता चलूँ, 4 अप्रैल 1949 को ये बनी थी। इसमें 30 ममालिक शामिल हैं इस वक्त, और स्वीडन मोस्ट रिसेंट कंट्री है जो इसमें शामिल हुई। व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान, 1970 में हुए। चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट वैंग योपिंग, चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट वैंग योपिंग इज़ फेमस फॉर, ये स्पेस में चलने की वजह से है। जहांगीर खान वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम?
जहीर खान किस गेम के साथ थी? ये स्कॉश के साथ है। आई थिंक ये 5 टाइम्स विनर है ओपन का, स्क्वाश ओपन का। विच स्कूल अटैक्ड इन अफगानिस्तान इन मई 2021? सैयद शोहदा स्कूल। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर जो फिजिकल नहीं होता वो इंटेंजिबल है, उससे प्रोग्रामिंग सारी मैनेज होती है, हार्डवेयर मैनेज होता है। द रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल, इसकी 2750 किलोमीटर है। कर्सर क्या है? ये थिन ब्लिंकिंग लाइन है। डॉक्टर सिन्यासन ये फाउंडर है चाइनीज़ नेशन का। इसके बाद ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, टेम्पल ट्री ये ऑफिशियल रेजिडेंस है पीएम ऑफ श्रीलंका का। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का है वाइट हाउस के अंदर वो रहता है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसमें रहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। तो इसी तरह ये टेम्पल ट्री में श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रहता है। जान शेर खान को हिलाल इम्तियाज़ मिला था 1997 में। अच्छा, इसके बाद आ जाएं, रोज़ा बिकेम फ़र्ज़ ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी मतलब फ़र्ज़ होता है, ये 2 हिजरी में हो गया था। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसकी मदद दी गई? रूहुल कुदस यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा की मदद की थी। कुरान करीम की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हज़रत अबी बिन काब थे। हज़रत जाफ़र रज़ी ताला अन्हु किस गज़वा में शहीद हुई? गज़वा मोता में हुई। गज़वा मोता 8 हिजरी में हुई। अच्छा, 3 जो चीज़ें हैं 8 हिजरी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गज़वा मोता हुई, उसके बाद फ़तह मक्का हुआ 8 हिजरी में, उसके बाद गज़वा हुनैन हुई 8 हिजरी में। तो ये 3 वाक़यात 8 हिजरी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 ऑब्जेक्टिव इससे कवर हो जाती हैं। तो हज़रत जाफ़र कौन थे? हज़रत जाफ़र जो थे ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव थे, हज़रत अली के भाई। उसके बाद यौमुल फुरकान किस गज़वा को कहते हैं? गज़वा बदर को कहते हैं, और ये 2 हिजरी में हुआ। गज़वा हो 3 हिजरी में, गज़वा अहज़ाब 5 हिजरी में हुआ। अबुल अरब किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तालमूद किस मज़हब की किताब है? यहूदी मज़हब। उसके बाद है पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहा जाता है? पंक्चुएशन जो है वो रमूज़ व औक़ाफ़ कहलाती है। ज़ेर ज़बर पेश लगाने को उर्दू में क्या कहते हैं? अराब कहा जाता है ज़ेर ज़बर पेश को। उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है? सबसे पहला अखबार जामे जहानुमा है। नालिश करना से क्या मुराद है? नालिश करना से मुराद 94 मुकदमा दायर करना। उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले तुस्के बाबरी में इस्तेमाल हुआ, और इसका मतलब लश्कर होता है, और इसको लश्करी ज़बान कहा जाता था। ये तुर्की, पठानी और बहुत सारी ज़ुबानों का मिक्स है। उर्दू का लफ्ज़ी मतलब ही वैसे लश्कर है। दुरुस्त इमला कीजिए, लीजिए, ये लफ्ज़ ठीक लिखा हुआ है। मुतरज़ा या गैर मोतरज़ जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? ये कोसें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कोमाज होते हैं। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। ओखली में सर देना। ओखली एक तंग एक ऐसा बर्तन है कि अगर उसमें आप अपना सर डाल दें तो सर शायद कभी ज़िंदगी में निकलेगा ही नहीं। तो ये ओखली में सर देना, मुश्किल में फंस जाना। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये लश्कर है, पहले भी इसका सोच चुका। पंजाब में उर्दू महमूद अख्तर शिरानी की किताब है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये पेपर हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। ये पेपर मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, इसका टाइटल क्या था। ये असल में क्लब केस का पेपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसको आप अगर इस वीडियो को देख लें तो मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट पेपर अब आने वाले हैं उनमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। असल में इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जो थे वो लिए गए हैं। इस वजह से मेरा मकसद था कि मैं ये पेपर आपको करवाऊँ। इसमें डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इन तमाम के पेपर हुए हैं, डिस्कस हुआ है इस पे एक पेपर के अंदर, और 6 पेपर जो थे इस क्लब केस के अंदर शामिल थे। तो इस वजह से ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।